अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप मुलाजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। इर्तजा आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये औरंगी टाउन का इलाका है, इसको हम कहते हैं गुलशन बिहार, और ये इस चौक का नाम है अकबर शहीद चौक। यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो उन लोगों की है कि जिनको हम कहते हैं कि वो बिहार से तशरीफ लाए थे और हिजरत करने के बाद यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं। 16 दिसंबर आपकी खिदमत में आज हाजिर है। 16 दिसंबर वो तकलीफ दे तरीन दिन है पाकिस्तान की तारीख का कि जिस वक्त पाकिस्तान का एक हिस्सा कट गया। हिंदुस्तान के साजिशी अनासर ने, हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने अपनी भरपूर कोशिशें करके पाकिस्तान को दुरुस्त करवा दिया। वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर जुल्म किए, सितम किए, उन्हें तबाह बर्बाद किया और इल्जामात का पूरा पुलंदा, क्योंकि उनके हाथ में उस वक्त का तमाम तर मीडिया था, उनके पास तमाम ज़राए इब्लाग थे। ये तमाम का तमाम मलबा जो था वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया। 90,000 के करीब फौजी मैसूर हुए, 2 हिस्से हो गए और बहुत सारी तारीखी बातें इसमें मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जो लोग वहां पर थे और जो उनके रिश्तेदार आज यहाँ पर हैं, उन्होंने जो तकलीफें उठाई उनका इजाला कैसे हो, उनको कैसे याद किया जाए। आज सन 2014 का पाकिस्तान किस तरीके से देखता है अपनी इस टोटल पॉपुलेशन को, अपनी सरहदों को किस तरीके से उनकी हिफाजत करेगा, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेटस है। ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत करने वाले लोग आज सड़क के ऊपर मौजूद हैं। क्या ये वाकई में मोहब्बत करते हैं कायद से या नहीं करते हैं, ये इस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, ये तमाम बातें आपके सामने आज पेश की जा रही हैं। सवाल यहीं पर है और सवाल वही है और सवाल एक ही रहेगा, आखिर कब तक। आखिर कब तक में बेशुमार बातें होंगी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे यहाँ पर मौजूद माँ बहनों से, उसके बाद जाएंगे उन हजरात की जानिब के जिन्होंने वो बहुत सारे वाकयात, वो दिलखराज बातें और यादें अपने सीने में छुपा कर रखी हुई हैं। मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे वक्त दिया, बड़ी इनायत है आपकी। हम इस वक्त यहाँ इस गुलशन बिहार के इस चौराहे के ऊपर इसलिए हाजिर हैं कि आप हमें बताएं कि क्या हुआ इस पाकिस्तान में, क्या हुआ बांग्लादेशियों के साथ, क्या हुआ बिहारियों। 1947 में मेरे दादा हुकूमत में काम करते थे, सेक्रेटरीट में, मोहम्मद मुस्तफा खान उनका नाम था। उन्होंने हिजरत करके हिंदुस्तान से बांग्लादेश, मतलब जो मैसूर बांग्लादेश के नाम से मशहूर है, पर वो पहले पाकिस्तान था। मेरे दादा को वहाँ से ट्रांसफर करके पाकिस्तान भेजा गया। बाद में साजिशों के तहत वो पाकिस्तान 2 टुकड़े में हो गया, एक बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। जब हम आज इस पाकिस्तान में हैं लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं कहलाते हैं। लोग क्या वजह है? क्योंकि हमारा वो मुल्क 2 टुकड़े हो गया साजिशों की वजह से, और जिसके भुगतान हम लोग अदा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या स्टेटस है? हमारा यहाँ पे कोई स्टैंड, हमें सिर्फ लफ्ज महाजिर कहा जाता है। हमारे शनाख्ती कार्ड है आपके पास? हमारे शनाख्ती कार्ड है, लेकिन हमारे भाइयों को तकलीफ है, उन्हें जॉब की वैकेंसी नहीं मिलती। अच्छा, परेशानियाँ होती हैं उन्हें, तालीम के इदारे में हमें लिया नहीं जाता। क्योंकि पहली आवाज है जो जा रही है इस वक्त। आखिर कब तक प्रोग्राम के इस सिलसिले में हमारे साथ बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं। मैं वापिस आऊंगा आपके पास लौट के। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी इनायत है आपकी कि आपने वक्त इनायत किया। मैं पकड़ा हूँ आपके लिए माइक। ये मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान टूटा 1971 की 16 दिसंबर को जी, तो आपने क्या देखा? मैंने यही देखा कि बेबसी देखा। इस मुल्क का सियाह तरीन दिन था वो 16 दिसंबर, सियाह तरीन दिन था। लेकिन हमारे लोगों ने हथियार नहीं डाला था। 93,000 फौजियों ने हथियार डाला था, लेकिन हम लड़ रहे थे, हम अपनी जगह मौजूद थे। हमें कस्म पुरसी का दिन, कस्म पुरसी के हालत में छोड़ा गया। 93,000 फौजियों को बुलाया गया और हमें कैंपों में कस्म पुरसी में छोड़ा गया। अभी भी 1.5 लाख लोग मौजूद हैं उन कैंपों के अंदर। वेरी गुड, आपको इतना तो पता है, माशाअल्लाह। आप एक नुमाइंदा होने के बाद भी मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतना खबर रखते हैं। लेकिन आज तक उनके बारे में इस मुल्क में कोई नहीं सोचा। हम लोगों ने 67 बरस की, ये 71 से लेके आज तक 43 बरस की हुकूमतों ने कभी नहीं बुलाया उन्हें। हमारे आने के बाद भी आज भी हमारी शनाख्त का मसला है, आज भी शनाख्ती कार्ड का मसला है। मैं आपके पास लौट के आता हूँ। शनाख्ती कार्ड का इशू है। शनाख्ती कार्ड जाते वो बनाने नहीं देता भाई। वजह क्या है? वजह बोलता है कि तुम कहाँ से आया, हम तो पाकिस्तान के लिए जान दिया और मेरे भाई माँ बाप सब उसी के लूट के हम यहाँ आए। हाँ, रिश्वत मांगते, पैसे दो, ये 4,000 दो, 5,000 दो,
कहाँ से पाऊँ बता। जी बताएं। पैसे मांगते हैं, सिर्फ रिश्वत मांगते हैं वो लोग और कुछ किस नहीं। बात के पैसे मांगते हैं? वो कहते हैं कि आपको काम करवाना है, पैसे दीजिए जल्दी काम होगा। जब हम उनसे कहते हैं अलदशी वाला मुर्तशी काला में फील ना, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जन्म की आग में से। ठीक है। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड बनाने लोग जाते हैं, सबसे पहले हम लोग तो न्यू जनरेशन है, हमारे माँ बाप के बारे में पूछा जाता है क्या कब आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरीके। मेरे माँ बाप तो वो वहाँ से भी हिजरत करके आए और यहाँ भी जब वो हिजरत करके आ रहे थे जी तो उनकी क्या सूरत हाल थी? बहुत ही बिगड़ी हुई क्या हालात। बताते हैं आपके वालिदैन बुजुर्ग? मेरे नाना मेरे वालिद साहब ने सब कहा, मैं भाई को लुटाया, बहन को लुटवा के आया हूँ, तो सबको कत्ल करवा के यहाँ तक पहुँचा। यहाँ आने के बाद इस पाकिस्तानी कहते हैं तुम लोग पाकिस्तानी नहीं हो। जी आप बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े मशरिक पाकिस्तान में थे और वो लोग हिजरत करके आए। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन हमें पाकिस्तानी नहीं मानते। आपके पास शनाख्ती कार्ड है? लेकिन ये रिश्वत दे करके बनते, पासपोर्ट बनते रिश्वत दे करके। शनाख्ती कार्ड रिश्वत दे करके बनाए जाते हैं। जी जनाब, क्या बताना चाहेंगे आप? सुकूत ढाका 16 दिसंबर, क्या जानते हैं आप 16 दिसंबर के बारे में? हमारा ये कहना है कि हमें कोई भी कौम जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसा क्यों? जब आपको कभी ख्वाब में नजर आता है कि पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, टूट गया, तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? हमारे दिल में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे दिल को उठती है। सही है। और मेरा कहना ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी कौम तस्लीम करने के लिए क्यों नहीं तैयार होती। हमारा पासपोर्ट नहीं बनता, हमारा NIC कार्ड नहीं बनता, हम कहीं भी जाते हैं। ये मैटर डिस्कस हो रहा है, बिल्कुल ये मैटर डिस्कस हो रहा है। भाई साहब, मसला ये है कि ये शनाख्ती कार्ड का और पासपोर्ट का मैटर तो हमने डिस्कस कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो तकलीफ जब दिल के अंदर टीसें उठाती है कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में हो गया, टूट गया, पाकिस्तान का नाम खत्म हो गया, बांग्लादेश रख दिया गया, तो क्या महसूस होता है? बुजुर्ग अपने याद आते हैं आपको? बिल्कुल याद आते हैं, सब वो याद आते हैं। इनसे बात कर लो। बिल्कुल सारे याद आते हैं। हमारे कुछ अजीज अब भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। जाते हैं कभी आप उनसे मिलने के लिए? इतने तो वसाइल नहीं कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। खत और किताबत के जरिए जो है मालूमात होती रहती है किस हालत में वो लोग। लेकिन मेन मसला जो हम लोगों के इस वक्त औरंगी टाउन के अंदर है, 504 वाले के शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे। अच्छा जी, बिल्कुल बंद है। मेरी 48 साल उम्र है, इस वक्त मेरी शनाख्ती कार्ड नहीं बनी है। नई शनाख्ती कार्ड, पुराना शनाख्ती कार्ड में वजह क्या समझ में आती है आपको इस बात की? भाई वजह मुकाबला नहीं कर सकते। मेन बिहारी का मसला आता, बिहारी को नहीं मानते, हर कौम नहीं मानती। जी बड़े साहब। हाँ जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। शनाख्ती कार्ड का ये मसला है कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस के तहत इनको पीछे किया गया है और इस वजह से जो है ये कार्ड नहीं बन रहे हैं। और दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि 45 साल या 40 साल तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तानी नहीं है। इसकी वजह सिर्फ हिंदुस्तान के फौजियों ने मजालिम ढाए या नहीं ढाए, आप बताएंगे सर? हाँ जी, आप बताएंगे। कौन बताएगा? बिल्कुल बहुत मैं माइक पकड़ा हूँ आपके लिए, आप बताइए। बिल्कुल बहुत जुल्म किया बांग्लादेशियों ने भी किया। बांग्लादेशी जो थे, इसके अलावा इंडियन आर्मी थी, उन्होंने बहुत मुसीबतें की, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्गों को हिजरत करना पड़ा, यहाँ पे आना पड़ा, हमें बड़े मुश्किलात ढाई। हमें यहाँ पे यहाँ आने के बाद भी हमें पाकिस्तानी नहीं तस्लीम किया गया। यहाँ भी ना तो हमें कोई सूबा दिया गया, ना तो कोई रिलीफ दी गई, ना कोई उसके बदले अगेंस्ट कोई ऐसी फैसिलिटी दी गई जिससे हम अवेल करते हैं। और अपने आपके अजीज रिश्तेदार अब भी बसते हैं बांग्लादेश में? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। उनका क्या कहना है, क्या सोचते हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है? उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजरती है। उनको कैंपों में रखा जाता है, उनको खाने पीने की चीजें नहीं अवेलेबल हैं, वॉशरूम तक के अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जरूरती जिंदगी के लिए वहाँ उनको नहीं मिल रही है। आपके ख्याल में हमारे जो हुक्मरान 1971 से लेके आज तक यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज भी शायद 16 दिसंबर के लिए अपने आंसू बहाएंगे या कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो 1.5 लाख लोग जो आज तक उन कैंपों के अंदर महसूर हैं, क्या उनकी रिहाई के लिए कोई बात कभी करते हैं? ये मैंने तो कभी नहीं देखा करते हुए, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है इनको चाहिए कि अपने तौर पे कोशिशें करें। जो वहाँ हमारे लोग बसे हुए पीछे रह गए, बैकअप उनको यहाँ लाया जाए, उनको फैसिलिटीज दी जाए, ठीक है, उनको घर मुहैया किया जाए, उनको नौकरियां दी जाए, ताकि वो जिस अजाब में मुब्तला है उन अजाब से उनका छुटकारा मिलना चाहिए उनको उस अजाबों से। जो यहाँ बुजुर्ग मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आपकी बड़ी इनायत की, आपने वक्त इनायत किया। मैं तो वो बातें दरअसल पूछ के अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ जो टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं इस वक्त बैठकर, कि बांग्लादेश जब टूटा, जब अलग हुआ,
ईस्ट पाकिस्तान जुदा हुआ, पाकिस्तान का हाथ कट गया, उस वक्त वहाँ क्या हो रहा था? हिंदुस्तान की फौज क्या जुल्म ढा रही थी? मुसलमानों का कत्लेआम किस तरीके से हो रहा था? हिंदुस्तान का गवर्नमेंट कुछ जुल्म नहीं किया है, वो तो हम लोग को सेव किया है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने साथ दिया, मुफ्ती बाहिनी बनाई, किलिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, हम लोग को साथ दिया। वो लोग किस तरीके से साथ दिया? बस हम लोग को कहा कि देखिए पाकिस्तान तोड़वाने के लिए वो टूटा तो अल्लाह बेहतर जानता है। इंडिया का पूरा प्लान था। हाँ वो तो प्लान था, वो तो प्लान था। उनकी फौज ने वहाँ पे काम किया आकर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तकलीफें आपने सही, क्या बर्दाश्त? बहुत तकलीफ हुआ, नहीं खा के जिंदगी गुजारा, समझ गए ना, बहुत तकलीफ हुआ, कत्लेआम हुआ, कितने आदमी लोग मारे गए। आज आपके जो रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल है, जब वो आपसे टेलीफोन पे या खत के जरिए या इंटरनेट पे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अभी जो है वो ठीक है, उन लोग कैंप में सब है, बहुत तकलीफ से, मगर क्या वो पाकिस्तान आना चाहते हैं? अब आगे क्या करेगा, बोले अब यही जिंदगी गुजार लेंगे, क्या करेंगे? 45 साल के बाद भी लोग कैंपों में मौजूद हैं। उन्होंने बांग्लादेश के आइडेंटिटी कार्ड और बांग्लादेश के पासपोर्ट नहीं बनवाए उन्होंने। आज भी वो अपने घर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। लगाते हैं ना भाई? लगाते हैं झंडा पाकिस्तान का अपने घरों में आज भी। जी भाई साहब, अभी देखिए हम गए थे अपने बेटी के यहाँ, गए थे हम, टिकट कराए गए थे हम, वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ जाना बहुत आराम है, चले गए थे हम। आए, मेरा तबीयत बहुत खराब, बुखार था हमको। ये बच्चे नौजवान कह रहे हैं कि इनको शनाख्ती कार्ड बनवाने में मसाइल हैं, क्या है या नहीं है? अभी देखिए मेरा पासपोर्ट रख लिया है, मेरा साइड कार्ड भी रख लिया। बोले आप कैसे आए? हम टिकट कटा के आए हैं। बोले सबूत क्या? हमका सबूत क्या करेंगे, हम पाकिस्तानी हैं। बोले फिर तुम्हारा कोई जवाब नहीं, रख लिया। जरा सुनिएगा जी, फरमाइए। 2 महीने शनाख्ती कार्ड ऑफिस के जो है ना दफ्तर के चक्कर लगवा के बोलने आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। पूछा क्यों नहीं बनेगा? वजह पैसों का मसला है, रिश्वत और 2-3 हजार रुपए ले चुके थे, उसके बाद भी बोलने के नहीं बनेगा। अपना वतन अगर अपने से जुदा हो जाए तो उसमें तकलीफ और रोने की बात है ना? जी बिल्कुल है। उसको जोड़ के रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना उसके चाहिए। अपनी तमाम एनर्जीज को उसके काम में लाना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वतन हमारा हमसे हमारा सर मांगे तो क्या हमें देना चाहिए? जी बिल्कुल। हाँ, आप इस पाकिस्तान के लिए अपनी गर्दन देने को तैयार हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। आखिर कब तक आपको इनकी इंसानियत पर यकीन नहीं आएगा? आपको कब तक इनकी पाकिस्तानियत पर यकीन नहीं आएगा? एक ब्रेक पे जा रहा हूँ इस नारे के साथ, पाकिस्तान आखिर कब तक? आई एम कमिंग बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। आखिर कब तक आज ये सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान के वो महसूरीन जो 1.5 लाख से ज्यादा की तादाद में अब भी बांग्लादेश के कैंप में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने घरों के अंदर पाकिस्तान के झंडे लगा रखे हैं, बांग्लादेश की नेशनलिटी को लात मार दी है, आखिर वो कब पाकिस्तान आएंगे? हमारी हुकूमत है जो गुज़िश्ता 44 साल से 43 साल से काम कर रही है, क्या उन्होंने कभी कोई लाएअमल बनाया? आखिरी मर्तबा में पता चला कि भुट्टो साहब ने 93,000 कैदियों को छुड़ा लिया है, लेकिन वो लोग कि जो आज भी पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लॉयल हैं, उनका क्या कसूर है और वो इस जहन्नुम में जलते रहेंगे? आखिर कब तक? यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं कि जो बताना चाहते हैं कि क्या गुजरी, कैसे गुजरी, कुछ आप बीती है, कुछ जग बीती है, कुछ बुजुर्गों के ऊपर बीती है। जरा मुलाहिजा फरमाइए जनाब। भाई आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। नसीम। नसीम भाई, क्या हुआ था? 71 में हम लोग छोटे छोटे थे, तो मुल्क जब टुकड़ा हुआ तो बंगालियों ने हमारे 1 करोड़ 15 लाख थे हम लोग उर्दू बोलने वाले, अब हम लोग को उसमें से 2 से 3 लाख बचे, करोड़ों उर्दू बोलने वाले को काट डाले। जब हम लोग बांग्लादेश टुकड़ा हो गए, फिर पाकिस्तान हम लोग आए किसी मुश्किल से बाई रोड, तो आज इस मुल्क में हम लोग को बंगाली बोला जाता है। कार्ड बनाने के लिए हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमारे 1 करोड़ लोग उर्दू बोलने वाले। मुझे ये बताएं, उन मजालिम के अंदर जो वहाँ पे हुए थे उसमें हिंदुस्तान की फौजों ने भी काम किया? हिंदुस्तान की फौज ने काम किया, इंडियन वाले, हिंदू वालों ने सब काटे। क्या किया उन्होंने जमा किया। हमारे 1 करोड़ 15 लाख की आबादी थी उर्दू बोलने वाली, वो उसमें से सिर्फ 2 से 3 लाख बचे। 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख लोग शहीद हो गए। क्या क्या जुल्म किए उन्होंने, जरा बताएं ना आज की इंसानियत को। बेदर्दी से काटा भाई, बेदर्दी से काटा उन्होंने, जबा किया, मुफ्ती बाहिनी बनाया, मुल्क का 2 टुकड़ा किया, सब कुछ तो किया और क्या नहीं किया, दुनिया को पता क्या नहीं किया। उसके बाद फिर भी हमको सुनवा रहे हैं इंडियन फौज ने कम जुल्म किया क्या और क्या भाई? हिंदुओं ने, इंडियंस ने जुल्म। हमारे 3 अफराद जो है ना, वाली साहब आर्मी में थे और बंगाल के बॉर्डर पे शहीद हुए जंग में, 71 के जंग में, जो अब 2013 में इनको अवार्ड मिला, शील्ड मिला इधर पाकिस्तान आर्मी से 2013 में, अभी पिछले साल मिला। सरफराज रफीकी का नाम सुना है आपने? जी। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट थे जिन्होंने अपना जलता हुआ जहाज
ले जाकर हिंदुस्तान की एयरबेस के ऊपर मार दिया था, वो भी बंगाली था। आप भी वहां से आए, उसको निशाने हैदर मिलता है, आप यहाँ पर मौजूद होते हैं, निशाने हैदर गालिबन नहीं मिला, लेकिन उसे कारनामा बहुत अंजाम दिया बड़ा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप भी उतनी मोहब्बत करते हैं इस वतन से या नहीं करते हैं? करते हैं, जब भी तो हम यहाँ हैं। करते हैं क्या इतनी मोहब्बत? करते हैं, उनसे ज्यादा करते हैं हम, बिल्कुल मोहब्बत करते हैं। आज ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट आए उनको वापस हमें हमारे साथ रखे, हमें यहाँ बुलाए, उनको फैसिलिटेट करे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसके अजीज और रिश्तेदार इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद ना हो, या तो वो मैसूर ना हो, या उनके पास वहाँ का शनाख्ती कार्ड ना हो, या उनके पास वहाँ का पासपोर्ट या नेशनलिटी ना हो। ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये बता रहे हैं कि क्या क्या गुजरी इनके खानदान वालों पर और अब इन पे क्या गुजरे। जी भाई, मोहब्बत का ये है कि 1.5 लाख लोग जो मैसूरीन है वहाँ पे, उनके आबाजाद ने कुर्बानियां दी हैं, वो कभी ये बांग्लादेश को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दिया, 1947 में कुर्बानी दी, उसके बाद 71 में कुर्बानी दी, और अब तक कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या हुकूमत वक्त को इसका एहसास नहीं है कि अब भी हमारे शनाख्ती कार्ड के साथ एक ब्लैक लिस्ट डाल दिया जाता है कि आप बंगाली हो, हालांकि बंगाली कल्चर के साथ बंगाली एक्सेंट आया उर्दू बोलने में, तो क्या वो बंगाली हो गया? वो पाकिस्तानी है। आपके बुजुर्गों ने तो पाकिस्तान के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं भाई। अपनी गर्दनें कटवाई हैं तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे ना कि बांग्लादेश या कोई और कंट्री, हम तो पाकिस्तान को मानते थे और आज तक पाकिस्तानी को मानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को ना मानते तो यकीनन हिंदुस्तान चले जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया इसलिए कि अगर हम चले जाते तो अपने आबाजाद के खून की नफी कर देते, उससे गद्दारी। यही बात है भाई। जी सर, यही बात है। दूसरी बात ये कि सर पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, बांग्लादेश में हमने इतने दुख दर्द उठाए, मगर पाकिस्तान में भी सुकून नहीं है सर। यहाँ भी हमारे को बहुत चैन सुकून नहीं मिलती है। चैन सुकून नहीं। मेरे भाई मौजूद है, स्पेशल है, इस मोटर बाइक पर ट्रेवल करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप मेरे इस पूरे पाकिस्तान से, मेरे हुक्मरानों से, हमारे तमाम वो लोग के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शायद 16 दिसंबर के वक्त कुछ शमे तो जलाएंगे, कुछ फूल भी उठाएंगे, कुछ फंक्शंस भी करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सो जाएंगे। पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल से तो बेहिस हो चुकी है, आने वाली भी और जो आकर चली गई वो भी। क्या वजह है? वजह यही है कि बस सब किस मामले में बेहिस नजर आती है आपको? हम तो तकरीबन 60 साल से सुनते ही आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग भी कहते आ रहे हैं कि हम उनको बुलाएंगे, वो हमारे पाकिस्तानी है भाई है, मगर सुनता होता कुछ नहीं है। 30,000 अफगानियों को बुलाकर यहाँ पे आबाद किया जा सकता है, तो क्या 1.5 लाख बिहारियों को नहीं बुलाया जा सकता जो पाकिस्तान के लिए जान देना चाहते हैं? जनाब, जो पाकिस्तानी है, या है पाकिस्तानी या नहीं है जी जनाब, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? तो पूछ लेना, आखिर कब तक? पूछे जरा जोर से, आखिर कब तक? जी मेरे भाई। जनाब देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि सकूते ढाका हो, वो एक बहुत बड़ा हमारा सबसे बड़ा मसला है भाई। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दोनों जब मिल रहे थे तो हम एक मुल्क थे, हमारे बीच में तलवार चलाई गई और हमें अलग कर दिया गया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ा मसला ये है कि सानिया ढाका तो हो गया, सकूते ढाका हो गई, लेकिन उसके बाद हमारे हुक्मरानों ने वो गलतियों का अजाला नहीं किया, हमारे हुक्मरानों ने सीखा नहीं उससे। फाइन, जरा सुनिए, कौन कौन सी गलतियां थी जिनका इजारा करना? सबसे बड़ी गलती है जो गवर्नमेंट बनाता, उस वक्त जनाब भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट बनाई, उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया कि शेख मुजीबुर रहमान के अक्सरियत को नहीं मानना है। उन्होंने उस वक्त अपनी अना का मसला बनाया और हम 50% की अक्सरियत को नहीं माना हमारी अक्सरियत को। उस वक्त पाकिस्तान 2 लाख हुआ, और आज जब हम 2014 में खड़े हैं, उस वक्त भी नवाज शरीफ अपनी अना का मसला बना के बैठा हुआ है और गवर्नमेंट की अक्सरियत को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। धान लीग की गवर्नमेंट आई है, वो नहीं मानता है। यही 97 में जो हाल हमारा हुआ है, मुझे डर है, मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता दोबारा वो स्थानीय हमला हो जाए। खुदा ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन जरा इनसे पूछ तो नहीं एक जबान हो कि आखिर कब तक ये करेंगे? लेकिन पूछ लें इनसे भाई, आखिर कब तक? पूछेंगे आखिर कब तक? वापस आ रहा हूँ आपके पास बड़े साहब। जी बड़े साहब, मैं सबसे पहले आपकी बात से पहले ये तमाम नौजवानों की मौजूदगी में, माँ बहनों की मौजूदगी में एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले हम खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपना खून बहाया इस पाकिस्तान के लिए, कि जिसमें आज यहाँ पर मौजूद बिहारी कहते हैं पाकिस्तान। लुक एट दिस, ये वो अप्रोच पाकिस्तानियत की। जी फरमाइए।
بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں سچ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مطلب لوگوں کے اندر سے خوف خدا نہیں ہے. آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں یا کہیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ ذرا سا بھی اگر اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. آج ہماری قربانیوں کو لوگ یاد کرتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ بناتا ہے وہ گورنمنٹ کم چلا رہا ہوتا ہے, اپنے بزنس کو زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. یہ بات طے ہو چکی ہے خلفائے راشدین کے دور میں کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوگا, جو شخص ملک کا کرتا دھرتا ہوگا, وہ اپنا پرسنل بزنس نہیں چلا سکتا. وہ اس ایک وقت میں ایک ہی بزنس چلے گا, یا تو وہ ملک چلائے یا تو اپنا پرسنل. یہاں پہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ملک پر ترجیح دے دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کس طریقے سے پرسنل انٹرسٹ کو ہم کیش کرتے ہیں یہاں پر. سر ہم اپنے سنیے گا تمام حکمران, یہ جہاں جہاں ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر, ذرا ملاحظہ فرمائیے یہ نوجوان آپ کو کیا بتانے والا ہے. جی بتاؤ بیٹا. سر ہمارا جو مین ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کی طرف ہونا چاہیے, وہ عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے. ہم کرتے کیا ہے, ہم اس نام پہ ملک سے باہر دورے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فلاح کے لیے جا رہے ہیں, ہم پاکستان کے لیے ایٹمی پلانٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں, لیکن جاتے ہیں ہم اپنے پرسنل بزنس کے لیے. وہاں پہ ہم اوباما صاحب سے بات کر رہے ہیں اور سامنے ہمارے پاس چٹ ہے کہ ہمیں بولنا کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اوباما صاحب سے 1 to 1 بات کس طرح سے کریں گے, جب اس طرح کے ہمارے پاس اس طرح کے پرائم منسٹر ہو, اس طرح کے پریزیڈنٹ ہو جنہیں یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ اوباما صاحب سے یا بش سے بات کس طرح سے کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں گے؟ بات یہیں سے آگے بڑھے گی. میری بہن یہ بات آپ نے سنی کہ ہمارے یہاں وہ یہ فرما رہے ہیں, نوجوان جو موجود ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران صرف اپنی جیبیں گرم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, قوم کے بارے میں اور وطن کے بارے میں نہیں سوچ رہے. علاقے کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے, علاقے کے بارے میں بات نہیں ہوتی, نہ تو صوبے کے بارے میں بات ہوتی. اگر علاقے اور صوبے کے بارے میں بات ہوتی تو لوگ آج ٹارگٹ کرنے کے شکار نہیں ہوتے. رائٹ, یہ تمام مسائل نہیں ہوتے. کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ میں جاب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, جاب کے حوالے سے ہم جہاں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں یا اپنے پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں, ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بنگالی ہیں. ہم یہاں پہ 92 میں ہماری پیدائش ہے, ہم یہاں پر پیدا ہوئے, ہم نے یہاں سے جو بنگالی وہاں بنگلہ دیش کے اندر ہے. ذرا سنیے گا بھائی, ذرا پیچھے ہو جائیں بڑے صاحب 2 قدم. اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں نا بھائی تو مجھے یہاں سے نکال کے پھینک دینا, اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دینا. جو بنگالی اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ان کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بنگلہ دیش والے کہتے ہیں تم پاکستانی ہو, اور یہاں پر موجود ان کے پاس پاکستان کے پرچم ہیں جنہوں نے اپنے گھروں پہ لگا رکھے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اور جو یہاں پر موجود لوگ ہیں ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھائی تم قائد اعظم کی محبت میں یہاں پہ آئے تھے لیکن ہم تمہیں نہیں دیں گے وہ تمام مراحل کیونکہ تم بنگالی ہو. جی بھائی, جی بھائی صاحب آپ فرمائیے. بھائی میں نے 50 سال ہے اپنا, مجھے 30 سال ہو گیا, 32 سال ہو گیا, میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے. میرے ماں باپ بھائی بہن سارے بنگلہ دیش میں ہے, سارے بنگلہ دیش میں ہے, تو لہٰذا میرا کوئی راستہ نکالے مجھے جانے کے لیے. آپ کو جانا چاہیے, اپنا پاسپورٹ بنوانا چاہیے, وہاں سے ٹریول کرنا چاہیے. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ منع کرتا ہے بھائی, پیسے بولتے ہیں کہ 20,000 لاؤ ویزا لگے گا بنگلہ دیش جانے کے لیے. اچھا جی, کون مانگتا ہے یہ ویزا؟ پاسپورٹ والے ویزا لگا کے نہیں دیتے, وہ تو صرف پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں. ہاں پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں. پاسپورٹ کنٹرول اتھارٹیز نادرا کائنڈلی ان باتوں کا ذرا خیال رکھے. جی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مائک پکڑا ہوں میں آپ کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ان کو ملنی چاہیے. ایک تو گورنمنٹ چینج ہونی چاہیے, پھر ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ چینج کیوں ہونی چاہیے, وجہ بتاؤ. گورنمنٹ چینج یہ ہونے چاہیے کہ آج جو ہمارے اتنے سارے لوگ کامرس پڑھ رہے ہیں مگر ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. میں خود بھی کام کا اسٹوڈنٹ ہوں. گورنمنٹ چینج ہوگی تو جاب مل جائے گی, امید رکھ سکتے ہیں, کیونکہ نیو جتنے پرانے آئے ہمیں انہوں نے کوئی بینیفٹ نہیں کیا. گورنمنٹ چینج ہونے سے ملازمت مل جائے گی؟ نہیں سر, کچھ بھی ایسا سسٹم کے اندر تبدیلی چاہیے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو بھی آ رہے ہیں سب کھاؤ پھگا ہوا ہے. اچھا, کوئی بھی عوام کے حق پہ نہیں ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتا دیں, میں یہ تو بھائی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ اس تھالی کے اندر, آپ کو پتا ہے نا بڑے مسائل ہیں نا یار. مجھے صرف یہ بتائیں کہ عوام کے کیا حقوق ہیں کہ جو کسی حکومت کو عوام کو دینے چاہیے, عوام تک پہنچانے چاہیے. عوام کو یہ سہولت دینا چاہیے جو جس طرح وہ حاصل کر سکے. اس کے پاس فیسلٹی ہو ایجوکیشن کی, اس کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹی ہو, بزرگوں کو علاج معالجہ ملے, یہ ہونا چاہیے, ملازمت ملے.
تو یہ سب کچھ نہیں کر رہی حکومت, تو یہ حکومت بدلنی چاہیے, اگلی والی حکومت صحیح ہو جائے گی. نہیں آنے والی سب. جی بڑے صاحب, اورنگی کا شناختی کارڈ دے کے بھگا دیتے, ملازمت نہیں دیتے. سن رہے ہیں آپ, یہ تمام باتیں پہنچائی جا رہی ہیں, آخر کب تک سے آپ کے پاس. جی فرمائے میرے بھائی, مائک پکڑا ہوں آپ کے لیے, بتائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اور یہاں کے لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کی کوئی آیا بات کرنے یہاں نہیں, ہمارے لیے یہ باعث اعزاز. بڑے صاحب کوئی بھی نہیں آیا آج تک, کوئی بھی نہیں آیا. جی فرمائیے. انتہائی مشکور ہوں, لیکن آج آپ ان 1.5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. یہاں وہ لوگ جو یہاں آباد ہیں 74 سے اور 70 سے, وہ لوگ شناختی کارڈ جیسے بنیادی چیزوں سے محروم ہیں, وہ لوگ پاسپورٹ سے محروم ہیں, وہ دیگر تمام مراحل سے محروم ہیں. حتیٰ کہ آپ کو پانی کا پینے کا پانی میسر نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو. ایک ایک قطرہ پانی کے لیے اور پانی برائے کھلے عام فروخت ہوتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہیں, پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے قربانی دینی چاہیے. کوئی ہے یہاں پہ جو قربانی دے پاکستان کے لیے؟ سب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے, سب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم سب تیار ہیں پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے. لیکن بھائی قربانی تو لے رہے ہیں آپ, ان کو تحفے میں دے کیا رہے ہیں؟ پانی چاہیے ان کو, صحت چاہیے ان کو, تعلیم چاہیے ان کو, شناختی کارڈ چاہیے ان کو, پاسپورٹ چاہیے ان کو, چاہیے نا میرے بھائی؟ جی سر ہم قربانی دے رہے ہیں, جب سے پیدا ہوئے قربانی تو دے رہے ہیں. پاکستان میں کیا ہے, نہ نوکری ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہمارے لیے؟ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ سر ہمارا مسئلہ ہے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو سب سے پہلا اسٹیپ یہ لینا چاہیے کہ گورنمنٹ کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ کے عوام کے مفاد میں سوچنا چاہیے. ہم اس چہرے کا, اگر گورنمنٹ نے عوام کے مفاد میں سوچا تو گورنمنٹ والوں کو کوئی نقصان ہوگا؟ سر گورنمنٹ والے اگر سچے ہوں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں گورنمنٹ میں آ کے اپنے بزنس کو فروغ دینا ہے, رہ جائے گی. اگر وہ عوام کے بارے میں سوچیں گے تو ان کی بریف کیس خالی رہ جائے گی. اربوں ارب ڈالر جو کما رہے ہیں اور باہر ملک. سر جس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے گورنمنٹ میں جا کے عوام کی خدمت کرنا ہے, وہ شخص کبھی بھی اپنے وہ ہمیشہ. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرے پورے پاکستان کو؟ سر میں سب سے پہلا پیغام تو پورے پاکستان کو, پاکستان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ ہو گئی. یہ قصہ پارینا کا حصہ بن چکا ہے. ہمیں اب اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, ہمیں پرانی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. کیا پیغام ہے پاکستان بھر کے لیے؟ پاکستان بھر کے لیے کیا پیغام ہے, میں کیا پیغام دوں؟ پیغام تو بہت سارے ہیں. ایک پیغام پورے پاکستانیوں کے لیے, بس ہم اپنے محبت اپنے ملک سے پیار کریں. اوکے, ملک سے پیار کریں. جی میری بہن, کیا پیغام پورے پاکستان کے لیے؟ پورے پاکستان کے لیے یہی پیغام ہے, جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجرین, ان کو وہ صبح میں ایکسپٹ کرنا چاہیے. اوکے جی فرمائیے. سر میرے پیغام ہے کہ جو بنگلہ دیش میں سالیاں گزرے اس کو چھوڑیے, مگر پاکستان میں تو پورا من رہنے کی کوشش کریے. اوکے سر یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یعنی کہ جماعتیں ہیں, ان سب کو چاہیے کہ آپس میں مل کے رہے, یہ تصادم آپس میں مل کے رہے, یونٹی کی بات ہو رہی ہے. پاکستانی تجھے سلام. اوکے, کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ نیا سسٹم بننا چاہیے. اوکے, کیا پیغام ہے؟ نوکریاں میرٹ پہ دینی چاہیے. کوئی پیغام پاکستان کے لیے؟ بس پاکستان سے محبت کرو اور اس کے ساتھ دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کام کرو. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہی ہے بچی ہے؟ ہاں بتاؤ بیٹے کیا. آئی لو پاکستان. آئی لو پاکستان. آپ نے پروگرام دیکھا, یہ تمام لوگ کوئی احتجاج نہیں کر رہے, یہ صرف اپنے بزرگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اہل خانہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ وہ دن یاد کر رہے ہیں 16 دسمبر جب پاکستان آدھا ہو گیا, پاکستان کٹ گیا. ہندوستان کی تمام تر مکروہ سازشوں نے پاکستان کو آدھے ٹکڑے کے اندر تقسیم کر دیا, لیکن یہ ملک اب مزید کسی سازش کا متحمل نہیں ہے. یہاں پہ موجود تمام لوگوں نے جو آخری پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے رکھیں, کوئی اکائی ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھے, تمام مذہب تمام فرقے ایک جگہ ہو جائیں. اور اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تو آخر کب تک میں جاتے جاتے یہ بلند و بانگ نعرہ خود سماعت فرما لیں, پاکستان. اللہ حافظ.